नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। ईपीएस, 95 पेंशन, हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन और 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बड़ी मांग की। एक बार फिर पेंशनर्स ने हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री और सीपीएफसी कार्यालय नई दिल्ली को ज्ञापन भेजा गया है। पेंशनर्स का कहना है कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों का जल्द समाधान किया जाए। अब इस ज्ञापन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इससे पेंशनर्स की उम्मीदें भी एक बार फिर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह शाकावत ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। कई बार सरकार और विभाग का ध्यान भी इस ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया। इसी कारण फिर से ज्ञापन भेजकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। पेंशनर्स का कहना है कि अब निर्णय में और देरी नहीं होनी चाहिए। सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। बताया गया कि हाल ही में सांसद सीपी जोशी के साथ उदयपुर स्थित भविष्य निधि कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। बैठक के दौरान विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया गया। साथ ही 4 नवंबर 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति भी अधिकारियों के सामने रखी गई। इस फैसले के आधार पर हायर पेंशन के मामलों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली से आदेश मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया तेज की जा सकती है। इससे पेंशनर्स को उम्मीद की नई किरण मिली है। बैठक में यह भी कहा गया कि आदेश प्राप्त होने पर 7 दिनों के भीतर संबंधित कंपनियों को आवश्यक नोटिस जारी किए जा सकते हैं। सांसद सीपी जोशी ने भरोसा दिलाया कि वह नई दिल्ली जाकर संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष प्रभुलाल शर्मा ने स्पष्ट कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पेंशनर्स अब जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में नई गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सभी की नजर अब केंद्र सरकार पर है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर की। केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस आयोग से काफी उम्मीदें हैं। लगातार आयोग से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी मांगे आयोग के सामने रख चुके हैं। ऐसे में यह विषय सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलने की संभावना जताई जा रही है। यही कारण है कि सभी लोग आयोग की प्रत्येक बैठक और अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। आयोग से मिलने वाली सिफारिशों का सीधा असर वेतन और पेंशन पर पड़ेगा, इसीलिए हर नई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले समय में इस पर और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। सभी को अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। अब सबसे पहले जानते हैं कि आयोग की कमान किन लोगों के हाथ में है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आयोग की पूरी कार्यवाही इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। यही टीम सभी सुझावों का अध्ययन कर रही है। इसके बाद अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी। अब बात करते हैं न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग की। कई कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। एनसीजे, सीएम और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने बेसिक वेतन 69,000 रुपए करने की मांग की है। वहीं आयोग के सामने जो बात कर महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 65,000 रुपए बेसिक पे का सुझाव दिया है। इन मांगों पर आयोग विचार कर रहा है। अंतिम निर्णय रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। आयोग में साथ महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के अनुसार वेतन तय किया जाना चाहिए। कुछ संगठनों ने कम से कम 4% डीए बढ़ाने की मांग रखी है। वहीं 50% डीए को बेसिक तक के लिए बढ़ाए हैं। वेतन में जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा, इसीलिए सभी की नजर इसी पर बनी हुई है।
रेलवे कर्मचारियों की ओर से भी अलग मांग रखी गई है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने न्यूनतम वेतन 52,600 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। संगठन का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वेतन में सुधार करने का प्रस्ताव दिया है और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के अनुसार उचित वेतन मिलना चाहिए। आयोग इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। आने वाले समय में इस पर स्थिति स्पष्ट होगी। रेलवे कर्मचारियों को भी फैसले का इंतजार है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कई सुझाव आयोग के सामने रखे गए हैं। IRTSA ने अलग अलग पदों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। संगठन ने 2.92, 3.5 और 3.8 तक के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। आयोग सभी सुझावों का परीक्षण कर रहा है। अंतिम रिपोर्ट में तस्वीर साफ होगी। देश भर में आयोग लगातार कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें भी कर रहा है। अलग अलग राज्यों में सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी रही है। जुलाई महीने में भुवनेश्वर और कोलकाता में भी महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। इन बैठकों में कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा होगी। आयोग सभी पक्षों की राय लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। इससे रिपोर्ट अधिक व्यापक और संतुलित बनने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठन भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख पहले कई बार बढ़ाई गई थी। आयोग ने सभी हितधारकों को पर्याप्त समय दिया ताकि अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त हो सकें। अब अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने अपनी सिफारिशें आयोग को सौंप दी हैं। आयोग इन सभी सुझावों का अध्ययन कर रहा है। इसके आधार पर आगे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसलिए अब अगला चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी लोग आयोग की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने सभी विभागों और संगठनों से आवश्यक आंकड़े और जानकारी भी मांगी थी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डेटा उपलब्ध कराने को कहा गया। विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही आयोग अंतिम निष्कर्ष तैयार करेगा। यह प्रक्रिया रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सही आंकड़ों के आधार पर ही सिफारिशें तैयार होंगी। इसलिए विभागों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी भर्तियों को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आयोग ने कंसल्टेशन से जुड़े लगभग 20 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन नियुक्तियों की अवधि 1 वर्ष तक रहने की संभावना बताई गई है। आयोग अपने कार्यों को तेजी से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। आयोग अपने काम को समय पर पूरा करने का प्रयास कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट कब आएगी। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2027 के मध्य तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और आवश्यक निर्णय लेगी। पिछली वेतन आयोगों को दिक्कत के अनुभव को देखें तो सिफारिशें लागू होने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सभी की उम्मीदें इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं। आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आयोग की सिफारिशें वर्ष 2027 में प्रस्तुत होती हैं तो उनका पूरा लाभ वर्ष 2029 या 2030 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह सरकार के अंतिम निर्णय और लागू होने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को सभी आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। जैसे ही कोई नया फैसला सामने आएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।